नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने घुटने टेकने जा रही है, सरेंडर करने जा रही है। इसके बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत तो यही है कि एक बड़ी ब्यूटीफुल डील की बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं। उन्होंने अभी हाल में ही कहा था 26 जून को बल्कि, कि बड़ी ट्रेड डील जल्द ही हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के बाज़ार अमेरिका के लिए खुलने वाले हैं। अब ये दो बड़े संकेत हैं जो बता रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ वार के नाम पर, ट्रेड वार के नाम पर भारत को दबाव में ले आए हैं और बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी बातचीत चल रही है। जो वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव हैं राजेश अग्रवाल, उनके नेतृत्व में एक टीम ऑलरेडी वाशिंगटन में है जो बातचीत को अंतिम रूप दे रही है। 3 महीने का जो मोहलत दी थी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सरकार को और बहुत सारे देशों को 26% टैरिफ लगाने के बाद, कि उसमें राहत दी थी कि 90 दिनों तक अगर समझौता हो जाएगा तो ये टैरिफ नहीं लगेगा। अभी नहीं लगा है और उसके बाद भी नहीं लगेगा। तो वो जो दौड़ है, वो जो होड़ है, वो चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार उस डील को करने में बहुत उत्सुक है और उसने बहुत कुछ इस पर काम किया है। लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। इसी से बहुत सारे शक शुबहे पैदा हो रहे हैं। हम इस पर बाद में आएंगे। लेकिन एक जो दूसरा बड़ा संकेत मिला है जो काफ़ी कुछ कहता है, वो ये है कि भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले तेल में भयानक वृद्धि की है। 270% की बढ़ोतरी हुई है उसमें केवल 4 महीनों के अंदर। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में गए थे और वहाँ उनके साथ जो सलूक हुआ था उसके बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने किस तरह से दबाव डाला था और साफ साफ कहा था कि भारत हमसे तेल और गैस खरीद सकता है, उसे खरीदना चाहिए बल्कि, क्योंकि भारत को इसकी ज़रूरत है और हमारे पास भी तेल और गैस है। तो वो दबाव डाला गया था। F-35 फाइटर जेट्स के लिए भी दबाव डाला गया था। लेकिन वो दूसरी बात है, उसमें क्या प्रगति हो रही है शायद हमें कुछ महीनों बाद पता चलेगा। लेकिन तेल के मामले में इस सरकार ने बहुत ही त्वरित गति से, द्रुत गति से फैसले लिए और उसका आयात एकदम से बढ़ा दिया। अब तेल भारत की ज़रूरत है, वो कहीं से भी खरीदे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बशर्ते उसे सही कीमत पर मिल रहा हो। लेकिन ये नहीं हो रहा है। अमेरिका से भारत महंगा तेल खरीद रहा है। रूस से जो भारत कच्चा तेल खरीदता है वो $50 प्रति बैरल होता है, जबकि अमेरिका से जो क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है वो 68 से $81 प्रति बैरल है। यानी सीधे सीधे 25-30% ज़्यादा कीमतें अदा की जा रही हैं अमेरिका को। लेकिन केवल एक नुकसान यही भर नहीं है। नुकसान दूसरा ये है कि रूस हमारे साथ भौगोलिक दूरी उसकी कम है, अमेरिका बहुत दूर है, तो जो ढुलाई की कीमत है वो भी बढ़ जाती है। यानी जो तेल हम महंगा खरीद रहे हैं वो और महंगा पड़ता है क्योंकि ढुलाई भी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। तीसरा एक और नुकसान है। वो नुकसान ये है कि जब हम रूस या ईरान से तेल खरीदते हैं तो वो उसका भुगतान हम रुपए में कर सकते हैं। हमें अपनी विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ती है, हमें डॉलर में पेमेंट नहीं करना पड़ता है और ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होता है। लेकिन अमेरिका से जो भी खरीदारी होती है वो डॉलर टर्म्स में ही होती है। तो ये एक और नुकसान हम उठा रहे हैं। पांचवा नुकसान जो उठा रहे हैं वो ये है कि हम जब रूस से सस्ता तेल आयात करते हैं और बड़े पैमाने पर आयात करते हैं
तो उन्हें हम अपनी रिफाइनरी में संशोधित करके रिफाइन करके यूरोप को बेच भी रहे हैं। यानी रूसी तेल से हम पैसा भी कमा रहे हैं। यूरोप ने रूस पर सैंक्शन लगा रखे हैं, वो डायरेक्ट उनसे तेल नहीं खरीद सकता, लेकिन हमसे तेल खरीद रहा है, वही रूसी तेल जिसे हम रिफाइन करके भेज रहे हैं। तो ये हमारी इनकम भी है, जो हमारी इनकम कम होती जा रही है। तो कई तरह से नुकसानदेह हुआ है और ये साफ है कि ये अमेरिकी दबाव में हो रहा है। अमेरिकी दबाव में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार आ गई है और भारतीय हितों को चोट पहुंच रही है इस तेल के खरीदी से। और ये तेल की खरीदी लगातार बढ़ती जा रही है, आगे और भी बढ़ेगी। 270 से 370 और 470% भी बढ़ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ज़रूर है कि अमेरिका और भारत के जो व्यापार संबंध हैं, जो लेन देन है, उसमें $40 अरब का जो घाटा है वो अमेरिका को हो रहा है। उसका दबाव है कि इसको कम किया जाए। अमेरिका क्यों इतना व्यापार घाटा सहे, ये बात उसकी समझ में आती है। लेकिन वो कुछ दूसरी चीज़ों में अगर ये भारत इस तरह से व्यापार घाटा कम करने की कोशिश करता तो बात समझ में आती। ये नुकसान उठा के व्यापार घाटा करना, ये तो कम करना, ये एक बहुत ही गलत नीति है, भारतीय हितों पर कुठाराघात है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि जब इस मामले में सरकार सरेंडर कर सकती है तो फिर जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आने वाले हैं उनका क्या होगा। उनमें बहुत सारे जोखिम समाये हुए हैं और उनके बारे में सरकार चुप है। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए भाई, आप जो व्यापार वार्ताएं कर रहे हैं उसमें क्या प्रगति हुई है, किन क्षेत्रों में क्या रियायतें आप अमेरिका को देने जा रहे हैं, ताकि हम उसका अनुमान लगा सकें और अगर उन क्षेत्रों की तैयारी करनी है तो वो की जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार छिपाना चाहती है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा कर रही है जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मसलन सबसे ज़्यादा नुकसान एग्रीकल्चर सेक्टर को हो सकता है। ये आशंकाएं पूरे इकोनॉमी में है, सारे इकोनॉमिस्ट इसको मानकर चल रहे हैं। जो किसान वर्ग है उनको भी इसका अनुमान है कि अमेरिका का दबाव बहुत ज़्यादा कृषि क्षेत्रों को खुलवाने का है। वो चाहता है कि अपने कृषि उत्पादों को भारत में भेजे, जैसे मक्का, सोयाबीन, बादाम, अखरोट, सेब आदि, और ख़ास तौर से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल हैं उनको भारत को ज़रूर भेजें। लेकिन अगर वो होता है तो भारतीय किसानों को बहुत नुकसान होगा और अमेरिकी जो फार्म्स हैं, किसान हैं, ये सब बड़े पैमानों पर उत्पादित करते हैं और बहुत ही सस्ते दामों में भारत में डंप कर सकते हैं। और बाज़ार में जो हमारे किसान हैं, हमारे खेतीहर हैं, उनके प्रोडक्ट इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हमारी खेती तबाह हो जाएगी। ये सब लोग मानकर चल रहे हैं। तो ये जितने भी कृषि विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि हमें अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलना नहीं चाहिए। अगर कुछ मात्रा में वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएंगे तो भी में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बैरियर्स हैं जो लगाकर उनको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन क्या भारत सरकार तनकर खड़ी होगी इसके लिए, या ट्रंप के सामने सरेंडर कर देगी? एक दूसरा क्षेत्र है डिजिटल और टेक्नोलॉजी का सेक्टर, और वहाँ भी डिजिटल सेवाओं, जो अमेरिका भारत से डिजिटल सेवाओं और डेटा का जो लोकलाइजेशन है और उसके जो नियम हैं उनमें छूट चाहता है। वो चाहता है कि उस पर कोई दबाव ना पड़े और वो आसानी से इस मार्केट में प्रवेश कर जाए और अपना हित साधे। लेकिन अगर ऐसी रियायतें भारत सरकार देती है तो जो भारत के डिजिटल स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, और जो डेटा संप्रभुता है, हमारी डेटा पर हमारा अधिकार बनता है, उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिर चमड़ा और कपड़ा उद्योग है।
उस पर भी बहुत बड़ा जोखिम मंडराने लगेगा, क्योंकि ये भारत का श्रम प्रधान क्षेत्र है और अमेरिका मांग कर रहा है कि इस पर ज़ीरो टैरिफ कर दिया जाए। लेकिन अगर अमेरिका ये रियायतें मांग रहा है और तो उसका असर इन सब क्षेत्रों पर पड़ेगा, कपड़ों के निर्यात पर पड़ेगा और चमड़े के बनी चीज़ों के निर्यात पर पड़ेगा। और इससे भी ख़तरनाक और एक चीज़ है जिस पर गौर करना चाहिए, डेयरी उत्पादों पर भी अमेरिका छूट चाह रहा है, रियायत चाह रहा है, अपना मार्केट खोलने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है। और अमेरिका बड़े पैमाने पर डेयरी उत्पाद पैदा करता है। अगर उसने वो डेयरी उत्पाद भारतीय बाज़ारों पे पाट दिए, डंप कर दिए, तो जो हमने उपलब्धि हासिल की है डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में, दही में, बटर में और भी तमाम जो इससे जुड़ी प्रोडक्ट्स हैं, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा और हमारे उद्योग धंधे चौपट भी हो सकते हैं। एक और क्षेत्र है दवाओं और हेल्थ का, और यहाँ भी वही दिक्कत है कि अमेरिका भारत से फार्मास्यूटिकल पर बौद्धिक संपदा नियमों में बदलाव की मांग कर रहा है, और जिससे जो जेनरिक दवाएं हमारे यहाँ पैदा होती हैं उस पर असर पड़ेगा। और भारत जो सस्ती दवाओं की आपूर्ति दुनिया भर में करता है उस पर भी लगाम लगेगी, यानी हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी इसके चपेट में आ जाएगा अगर इस तरह का कोई समझौता होता है। और एक और क्षेत्र ऑटोमेटिव और इंजीनियरिंग का क्षेत्र है। यहाँ भी अमेरिका जो ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स हैं और स्टील, इनके टैरिफ में छूट चाहता है, यानी यहाँ भी वो अपने ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स और स्टील इस मार्केट में डंप करना चाहता है और बहुत बड़ी रियायतें चाहता है, और जिससे हमारा जो अपना घरेलू ऑटोमोटिव उद्योग है उस पर दबाव पड़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन अगर मोदी सरकार ने कहीं भी समझौता करने की कोशिश की, कहीं भी उसने सरेंडर किया, तो ये हमारे उद्योग धंधों के लिए, हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत 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 भयानक होगा। एक दुर्घटना आप समझ सकते हैं इसको। और जो किसान अभी, उनको खुद अभी जो डिस्ट्रेस में चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, उन्हें अपने उत्पादों के दाम नहीं मिल रहे हैं, वो अब और compete नहीं कर पाएंगे, वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे अमेरिकी प्रोडक्ट से, जो कि निश्चित रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड होने की वजह से और दूसरी वजहों से भी तुलनात्मक रूप से सस्ते होंगे, आकर्षक होंगे और वो बाज़ार पर जल्दी ही कब्ज़ा कर लेंगे। उस सूरत में जो हमारी जो 60-65 आबादी है जो कि खेती पर ही निर्भर करती है, भले ही सीधे खेती न करती हो, खेत उसके ना हो, लेकिन खेतों में काम करके या उससे जुड़े उद्योग धंधों में लगकर काम करती है, वो पूरी की पूरी आबादी, और सबसे ज़्यादा इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा, क्योंकि कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है और उस पर उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। हमने वैकल्पिक उद्योग रोजगार तो अभी दिए नहीं, पैदा नहीं किए हैं, लेकिन कृषि को भी अगर चौपट कर दिए तो फिर आप समझ सकते हैं कि कैसा हाहाकार इस देश में मच सकता है। 60% आबादी इस चपेट में आ सकती है और ये भयानक होगा। तो ये अब देखना है कि मोदी जो कि लगातार सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अभी हमने देखा कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में के बीच जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने कैसे दबाव डालकर युद्ध विराम करवाया, और भारत अगर आगे बढ़ना चाहता था, पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाना चाहता था, तो उसे ऐसा करने से रोक दिया और पाकिस्तान को बचा भी लिया। तो ये जो उनकी हरकत थी ये बताती है कि वो किस तरह से दबावों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात को भी इंगित करती है, साबित करती है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार कितनी जल्दी दबाव में आ जाती है और दबाव में आकर ऐसे फैसले लेती है जो भारत के हितों के अनुकूल नहीं होते हैं, भारत के हितों के विरुद्ध होते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की। अगर इस परीक्षा में प्रधानमंत्री मोदी असफल होते हैं तो अभी जो थोड़ा बहुत उनका आभा मंडल बचा हुआ है, उनका ऑरा बचा हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी बची हुई है, उनकी लोकप्रियता जो थोड़ी बहुत बची हुई है, उस पर बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। क्योंकि जो विश्व गुरु होने का दावा करे, जो 56 इंच की छाती होने का दावा करे, जो लाल आंख दिखाने की बात करे, वो अगर लगातार एक के बाद एक सरेंडर करता जाएगा तो फिर नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी ही कहलाएंगे। कोई गलत बात नहीं होगी अगर उन्हें इस नाम से पुकारा जाने लगे, और अब पुकारा जाने लगा है। और चूंकि ये लेटेस्ट उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें तेल के आयात में भारतीय हितों के खिलाफ जाकर वो काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर तेल आयात कर रहे हैं, और उससे भारतीय खजाने को चोट भी पहुंच रही है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी चोट पहुंच रही है, हमारी रिफाइनरियों को भी चोट पहुंच रही है, क्योंकि वो क्रूड ऑयल जो हम रिफाइन करके यूरोप को बेचते थे वो भी कम होता जाएगा। और इसका एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जिन देशों से अभी तेल आयात कर रहे थे, अगर उन देशों से तेल आयात में कमी होती है तो उन देशों के साथ भी हमारे रिश्ते कमज़ोर होंगे, और जो विश्वास दोनों के बीच में रहा है वो भी कम होगा। यानी रूस ने आप पर इतना भरोसा किया, आपको सस्ता तेल दिया, आपसे रुपए में भुगतान लिया, और अगर ऐसे मौके पर आप उसको गच्चा देके अमेरिका के दबाव में आकर वहाँ से ये सब करना शुरू करते हैं, तो जाहिर है कि रूस इसे बहुत सकारात्मक ढंग से तो नहीं लेगा, और इस मौका आने पर वो इसके एवज में जो कुछ कर सकता है करेगा, वो भी दबाव बनाएगा, वो भी ट्रंप की तरह बिहेव करेगा हमारे साथ, और हम फिर दोनों तरफ से पिसेंगे। तो देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं। 90 दिन पूरे होने वाले हैं जुलाई में ही, और उन 90वें दिन ये जो बड़ी डील की बात ट्रंप कह रहे हैं उससे पर्दा हटेगा, और हमें पता चलेगा कि ये बड़ी डील किसके लिए है, अमेरिका के लिए या हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।